हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका सेशन में वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एग्जामिनेशंस के लिए। सेशन में आप लोग देख रहे होंगे कि स्टैटिक जीके का सेशन लगाया था, लेकिन हाँ, मैं आपको बता देता हूं डिस्कस हम लोग करेंगे फिलहाल करंट अफेयर इस सेशन में। जो भी हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उन सभी को बता दूं, आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करके मेरा फाउंडेशन बैच ले सकते हो। डिस्काउंट कोड है वरुण 777, इसको लगाने से 15% तक का डिस्काउंट और इसके अलावा बेस्ट ऑफर्स आप अवेल कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे। जैसे कि इस टाइम पर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। साथ में अनअकैडमी पर हर संडे एसएससी कॉम्बैट टेस्ट देना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। ये टेस्ट हर संडे को दोपहर में 12 बजे होता है। ये एक कंप्लीट मॉक टेस्ट है जहां पर आपके सारे पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में एसएससी में पूछे गए सारे क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। इस टेस्ट को अनलॉक करने के लिए भी अनलॉक कोड वरुण 777 ही है। आप वरुण 777 डालेंगे, ये टेस्ट आपका खुल जाएगा। इस टेस्ट के थ्रू आप अनअकैडमी प्लस के लिए स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में आज के जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच मेट्रो हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फास्ट टैग एंड यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग एंड अ मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन फैसिलिटी। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत की पहली ऐसी मेट्रो कौन सी बन गई है जिसके अंदर फास्टैग और यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च करी गई है। मतलब इस मेट्रो के अंदर अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करने जाते हो तो आपको कैशलेस ही पार्किंग मिलेगी। तो ये है डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि दिल्ली मेट्रो के अंदर कौन से स्टेशन में सबसे पहले कैशलेस पार्किंग स्टार्ट करी गई है, तो इसको स्टार्ट किया गया था कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में। क्या नाम है? कश्मीरी गेट। दिल्ली मेट्रो की स्थापना साल 2002 में करी गई थी और दिल्ली मेट्रो भारत की पहली ऐसी मेट्रो है जो कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स फॉर 2021 टू 22 विल बी स्प्लिट इन हाउ मेनी पार्ट्स। कहने का मतलब यह है कि सीबीएसई के आधार पर क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम है 2021 से 22 के सत्र के, इनको कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सीबीएसई का कहना है कि अब से क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो 2 पार्ट में हुआ करेंगे। 50% सिलेबस पहले पार्ट में पूछा जाएगा और 50% बचा हुआ सिलेबस दूसरे पार्ट में पूछा जाएगा। मतलब कहने का सीबीएसई का ये कंसेप्ट होगा कि आप एक ही साल के पेपर सेमेस्टर वाइज दे पाओगे। 6 महीने में पहला 50% सिलेबस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगले 6 महीने बाद जो पेपर होगा उसमें बचे हुए सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीबीएसई की स्थापना 1962 में करी गई थी और इसके चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। क्या नाम है? मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मेंबर्स ऑफ एन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ क्रिएटिंग एन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं यहां पर, ये 2 लोग हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से एक का नाम है नंदन नीलकनी और दूसरे हैं राम सेवक शर्मा। क्या नाम है? नंदन नीलकनी और राम सेवक शर्मा। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज साइंड एमओयू विद विच पोर्टल टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म। जो टूरिज्म मंत्रालय है हमारा, इन्होंने कौन से पोर्टल के साथ पैक्ट साइन किया और इस पोर्टल के तहत ये इंडियन टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने यात्रा.com के साथ यहां पर पैक्ट साइन किया है इस साल, और यात्रा.com के साथ मिलकर भारत का पर्यटन मंत्रालय भारत में टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो इस टाइम पर टूरिज्म मंत्रालय कौन से मिनिस्टर संभाल रहे हैं? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन इज सेट टू बिकम द सेकंड इंडियन बॉर्न वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला। कहने का मतलब यह है कि एक कौन सी भारतीय मूल की है जो कि कल्पना चावला के बाद दूसरी ऐसी भारतीय मूल की महिला बन गई हैं जो कि स्पेस में जा रही हैं नासा की तरफ से। तो ध्यान रखिएगा, नासा की तरफ से स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला बन रही हैं सिरसा बांदला। पिक्चर में आपको यहां पर दिख रही हैं, ये हैं सिरसा बांदला। तो ये कल्पना चावला के बाद दूसरी महिला होंगी जो कि नासा के द्वारा स्पेस में जा रही हैं। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नासा के अभी कुछ टाइम पहले एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनाए गए थे?
तो आपको ध्यान रखना है, इसी साल के करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। इनका नाम है बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ड्रोन्स एंड अदर अनमैन्ड व्हीकल्स हैज बीन कंप्लीटली बैंड इन विच सिटी। कहने का मतलब यह है कि ये भारत का कौन सा शहर है जहां पर पूरे तरीके से सभी तरीके के ड्रोन्स और अनमैन्ड व्हीकल को बैन कर दिया गया। तो इंडियन आर्मी के द्वारा श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ड्रोन्स और अनमैन्ड व्हीकल को बैन कर दिया गया कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी कौन से राज्य के नए मुख्यमंत्री बने थे? तो पुष्कर सिंह धामी जुलाई के महीने में नए मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के इनसे पहले मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत ने जब रिजाइन किया तो उनकी जगह पर पुष्कर सिंह धामी आ गए नए मुख्यमंत्री बनके उत्तराखंड के अंदर। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो उत्तराखंड के इस टाइम पे गवर्नर कौन है? क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले उत्तराखंड के नए गवर्नर भी बनाए गए हैं। देखता हूं कौन सबसे पहले आंसर करता है, बताइए। देखता हूं कौन आंसर करता है, बताइए जल्दी से। रंजन सेठी सबसे पहले सटीक आंसर। ये है गुरमीत सिंह। ध्यान रखना सभी लोग, अभी कुछ टाइम पहले गुरमीत सिंह अपॉइंट किए गए हैं नए गवर्नर ऑफ उत्तराखंड के रूप में। अगला क्वेश्चन है, रमेश बायस अभी हाल ही में कौन से राज्य के नए गवर्नर बनाए गए थे? तो रमेश बायस झारखंड के नए गवर्नर बनाए गए थे। और अभी कुछ टाइम पहले नागालैंड के नए गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। नागालैंड में भी गवर्नर चेंज हुए थे, बताइए जल्दी से। हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ नागालैंड? बताओ जल्दी से, देखता हूं कितने लोग सही आंसर कर पाएंगे। हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ नागालैंड? अभी तक आंसर नहीं आया है, अभी तक सही आंसर नहीं आया है। बोलो भाई, काफी टाइम हो गया। रंजन सेठी का आंसर फिर से सही है, बिल्कुल सही डियर, वेरी नाइस। ये है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? मैच वैच देख रहे हो क्या दूसरी तरफ टीवी में चला के? माना कि मैच वैच आ रहा है लेकिन इधर फोकस करो, आंसर ही नहीं कर पा रहे हो आज आप लोग। ध्यान रखिए, जगदीश मुखी आसाम के मुख्यमंत्री हैं और साथ में इनको नागालैंड का भी पदभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्ना का जो आरएनए कोविड-19 वैक्सीन है, इसको भारत में अवेलेबल कराने की बात कही गई थी कौन सी डेट से? तो मॉडर्ना को 15 जुलाई 2021 से भारत में अवेलेबिलिटी मिल गई है। मॉडर्ना कौन से देश का वैक्सीन है? ये अमेरिका का वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय कैप्टन रह चुके हैं क्रिकेट के जिनको अभी हाल ही में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मोहम्मद अजरुद्दीन। मोहम्मद अजरुद्दीन इससे पहले भी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन आप सभी को पता है इनके ऊपर फिक्सिंग चार्जेस लगे हुए थे। लेकिन अब उसके बाद जब इनको फाइनली इनका केस रफा दफा हो गया तो अब जाकर इनको फिर से इस साल हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज एड्रेस्ड कोविन ग्लोबल कनक्लेव 2021? कोविन ग्लोबल कनक्लेव 2021 जो है, इसको लीड किया गया किसके द्वारा? इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लीड किया गया। अब ध्यान रखिएगा, इस बार जो ग्लोबल कनक्लेव हुई है कोविन को लेकर, तो ये 50 कंट्रीज के ज्यादा के द्वारा पार्टिसिपेट करी गई है, मतलब 50 से ज्यादा कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और ये कोविन है क्या? बेसिकली कोविन का मतलब ये है कि ये एक बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इस वजह से लॉन्च किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए जाए। मतलब लगातार हमें ये प्रयास करते रहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण कराएं कोविड का। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जुलाई के महीने में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त अपॉइंट किए गए हैं के एन भट्टाचार्य जी। क्या नाम है? के एन भट्टाचार्य जी। इनका पूरा नाम है कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। Recently, Reserve Bank of India imposed a penalty of ₹25 लाख on which bank? अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा कौन से बैंक के ऊपर 25 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई थी? तो जुलाई के महीने में आरबीआई ने 25 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर। आपको पता है पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर 25 लाख की पेनाल्टी क्यों लगी? क्योंकि इन्होंने सेक्शन 47A और सेक्शन 46(4) दोनों का वायलेशन किया है। सेक्शन 47A और 46(4) का मतलब यह है कि इन्होंने आरबीआई के
साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क नॉर्म्स का वायलेशन किया है, जिसकी वजह से इनको 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब अगर पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 1908 में करी गई थी। इसके चेयरपर्सन है वीर सिंह। कौन है? वीर सिंह। और एसबीआई की स्थापना, इसकी स्थापना करी गई थी 1955 में। बाय द वे, एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? ये हैं दिनेश कुमार खारा। पीएनबी के हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर है करूर, और इसके चेयरपर्सन है वी रमेश बाबू। क्या नाम है? वी रमेश बाबू। बाकी आरबीआई की स्थापना आपको पता ही है, 1935 में करी गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द फ्लैग बेयरर्स ऑफ इंडियन कॉन्टिंजेंट एट ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स? इस बार जो टोक्यो ओलंपिक्स अभी हाल ही में हुए हैं, इसमें भारत की तरफ से कौन से खिलाड़ी फ्लैग बेयरर्स रहे? मतलब ओपनिंग सेरेमनी, जब 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक्स स्टार्ट हुए हैं, तो पहले दिन भारत का झंडा लेकर उस कॉन्टिजेंट में सबसे आगे कौन से खिलाड़ी थे? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इस बार फ्लैग बेयरर रहे। यहीं पर आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, बजरंग पुनिया। ये जब टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हो रहे थे तो भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर थे। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया है, आपसे अब पूछ रहा है यहाँ पर, इस बार टोक्यो ओलंपिक्स के क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर के रूप में कौन थे? तो ये थे बजरंग पुनिया। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, बजरंग पुनिया ने इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता है? बताइए जरा, देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल 7 मेडल हमने जीते हैं। और अगर आपसे पूछता है इस बार पैरालंपिक्स में हम लोगों ने कितने मेडल जीते हैं, तो आपका आंसर होगा 19 मेडल जीते हैं। पैरालंपिक्स में 19 मेडल और टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल। बताइए बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता है? अमन रावत का कहना है सिल्वर। सत्या का कहना है सिल्वर। कई सारे लोग ब्रोंज बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो 50-50 जा रहा है मामला। मतलब इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है? टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर यूट्यूब पे मैंने पूरा सेशन भी दे रखा है। जिन लोगों को नहीं पता है, ध्यान रखिएगा, जाके एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा, ठीक है? वरुण अवस्थी टोक्यो ओलंपिक्स दिस ईयर, तो आपको पूरा सेशन दिख जाएगा। फिलहाल इतना वेरिएशन तो नहीं होना चाहिए। सिल्वर कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ब्रोंज बोल रहे हैं। हद हो गई। चेक करिए अभी आप खुद, ठीक है? आगे बढ़ता हूं। बड़ी बुरी स्थिति हो रखी है भाई, पेपर सर पे रखा हुआ है। इंडियन आर्मी चीफ विल इनॉग्रेट वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स इन विच कंट्री? इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावने के द्वारा कौन से देश के अंदर भारतीय सोल्जर्स के लिए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा? तो इनके द्वारा इटली के अंदर उद्घाटन किया जाएगा इंडियन सोल्जर्स के लिए वॉर मेमोरियल। देखिए, इटली के प्रधानमंत्री जो हैं इस टाइम पे, ये कौन है? इनका नाम है मारियो ड्रिगी। क्या नाम है? मारियो ड्रिगी। तो मारियो ड्रिगी की सरकार के द्वारा ऐसे सोल्जर्स, ऐसे भारतीय सोल्जर्स जो कि इटली के लिए बैटल में लड़े थे और शहीद हुए थे, उन सभी सोल्जर्स के लिए इटली के द्वारा वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा बैटल था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर एक बैटल था जिसको बैटल ऑफ मोंटे के नाम से जाना जाता है। और इस बैटल ऑफ मोंटे के अंदर इंडियन आर्मी के 5000 जवानों ने अपनी जान निछावर करी थी। वो भी किसके लिए? इटली कंट्री के लिए। इस वजह से इटली के द्वारा इन 5000 सिपाहियों के लिए वॉर मेमोरियल की स्थापना करी जा रही है, और इसका उद्घाटन मनोज मुकुंद नरावने के द्वारा इटली के अंदर किया जाएगा। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। यूके की कैपिटल लंदन। म्यांमार की कैपिटल नेपिडे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के अंदर बच्चों के क्लासरूम्स के लिए सैटेलाइट टीवी लॉन्च करने जा रहे हैं? इसरो लॉन्च करने जा रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में करी गई थी विक्रम जी साराभाई के द्वारा। इस टाइम पे इसरो के चीफ हैं डॉक्टर के सिवान। इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? बैंगलोर। और यहां पर अगर नासा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली। और डीआरट, डीआरट का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी।
डीआरट का हेडक्वार्टर है पुणे। अगला क्वेश्चन है, एक किताब अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च करी गई है, इस किताब का नाम है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किताब लिखी गई है कविता राव के द्वारा। किसके द्वारा? कविता राव के द्वारा। और ये किताब किनके ऊपर लिखी गई है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है रुक्मा बाई। क्या नाम है? रुक्मा बाई। और ये भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। बात आ रही है समझ? ओके, तो रुक्मा बाई जो कि भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, इनके ऊपर लिखी गई ये किताब है। इनके बारे में आज तक किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है, पहली बार इनके लिए किताब छप रही है, तो इसीलिए लिखा गया है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच सिटी? भारत में पहली बार, या फिर आप बोल सकते हो भारत का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है कौन से शहर में? इसकी स्थापना करी गई है गुजरात के गांधीनगर के अंदर। अब ये है क्या? बेसिकली आर्बिट्रेशन सेंटर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैरीटाइम से जुड़े हुए जितने भी डिस्प्यूट्स हैं पूरे भारत में, उन सबको यहां पर सॉर्ट आउट किया जाएगा। एक चीज और, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि गांधीनगर के अंदर मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसकी स्थापना गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के द्वारा करी गई है। तो इसका मेन मोटो ये है कि मैरीटाइम से जुड़े हुए जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए स्थापित किया गया है। और अभी गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? गुजरात में विजय रूपानी ने इस्तीफा दिया है और उनके बाद नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटिशियन विदर्भ सिंह जिनका अभी कुछ टाइम पहले निधन हो गया, ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। विदर्भ सिंह एक दो बार नहीं, पूरे 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। 87 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। और कर्नाटक में भी अभी कुछ टाइम पहले जून में नई सरकार आई है, किसकी? एमके स्टालिन की सरकार आई है कर्नाटक के अंदर। क्या आप बता सकते हो तमिलनाडु में इस टाइम पे किसकी सरकार चल रही है? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, एमके स्टालिन कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है। और कर्नाटक में किसकी सरकार है? बिसावराज बोमई की सरकार है। किसकी? बिसावराज बोमई की। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द वेटरन एक्टर दिलीप कुमार हु हैज पास्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम, ध्यान रखिएगा, यह है दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो। ओके, कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? इस साल 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जोवेनल मूस जिनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई, ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जोवेनल मूस जिनकी हत्या कर दी गई, ये कौन से देश के राष्ट्रपति रह चुके थे? मूस राष्ट्रपति रह चुके थे हैती के। हैती के, कहाँ के? हैती। और हैती की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं पोर्ट आउ प्रिंस। क्या बोलते हैं? पोर्ट आउ प्रिंस। इट इज द कैपिटल ऑफ हैती। इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बरबुडा? बरबुडा की कैपिटल है कॉड रिंगटन। क्या बोलते हैं? कॉड रिंगटन। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कास्टल अभी हाल ही में कंस्ट्रक्ट किया गया है कौन से देश के अंदर? तो इस साल दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कास्टल कंस्ट्रक्ट किया गया डेनमार्क के अंदर। कहां पे? डेनमार्क के अंदर। इसकी हाइट कितनी है? सैंड मतलब समझ रहे हैं, मिट्टी से, रेत से बनाया गया है। मिट्टी और रेत को मिलाकर यह बनाई गई है आकृति। ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? ये 21 मीटर की ऊंचाई पर है, 21 मीटर की ऊंचाई पर है, काफी ऊंची है। और अगर फीट में बात करें तो करीब करीब 70 फीट हो गया। 70 फीट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि दशहरे में जितना बड़ा रावण का पुतला बनता है ऑन एन एवरेज, उतना। 2019 तक जर्मनी का रिकॉर्ड था कि जर्मनी के पास सबसे ऊंचा सैंड कास्टल था। कितने मीटर का? 17 फीट का। ठीक है, सॉरी 17 मीटर का। लेकिन अब 17 मीटर के आगे इन्होंने सक्सीड करके 21 मीटर का इसको बनाया है डेनमार्क में। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और ये जो आपका सैंड कास्टल पूरा बनाया गया है ना,
इसमें कितने टन सैंड लगी हुई है? तो ध्यान रखिएगा 4860 टन सैंड लगी हुई है इसमें, और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग हैज प्रिडिक्टेड हाउ मच जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर 2021 टू 22। साल 2022 के लिए फिच रेटिंग के द्वारा भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? तो फिच के द्वारा 10% जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट किया गया है, ठीक है। और फिच कहाँ की रेटिंग एजेंसी है? यह अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1923 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके चेयरपर्सन है पाउल टेलर। क्या नाम है? पाउल टेलर। अगला क्वेश्चन है, विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड पोस्ट पेड मिनी लोन फैसिलिटी? ये कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा पोस्ट पेड मिनी लोन फैसिलिटी लॉन्च करी गई थी? इसको पेटीएम के द्वारा इस साल लॉन्च किया गया। और आपको पता है इसका नाम मिनी क्यों रखा गया है, पोस्ट पेड मिनी क्यों नाम रखा गया है? ये बड़ी बेहतरीन सर्विस है पेटीएम की। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर शॉपिंग करने गए, या घर से ही मान लीजिए 1-2 किलोमीटर की दूरी पर घर का सामान लेने गए हैं। अब उस केस में मान लीजिए आपके पास पैसे कम पड़ गए, तो पोस्ट पेड मिनी पे आप क्या कर सकते हो? पेटीएम से लोन ले सकते हो। कितने का? 250 रुपए मिनिमम, 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। मतलब आप पेटीएम से उधार ले सकते हो, उस टाइम पे आपका काम चल जाएगा, बाद में आप पेटीएम को पे कर दो। तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेड मिनी लोन फैसिलिटी। एंड पेटीएम की स्थापना साल 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और इसके चेयरपर्सन है विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है? विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, इन पीएम नरेंद्र मोदीज कैबिनेट रीशफल हाउ मेनी लीडर्स हैव टेकन ओथ एज मिनिस्टर्स? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है इसको रीशफल किया गया है। तो टोटल कितने नए मंत्रियों ने इस बार ओथ ली? 40, 43, 51 या फिर 37? तो टोटल 43 मिनिस्टर्स ने इस बार ओथ ली है। लगभग लगभग पूरा कैबिनेट रीशफल हो गया, 4 से 5 मंत्रालय अगर छोड़ दें तो बस। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे के द्वारा भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम जिसका नाम है एक्वाटिक किंगडम, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक्वाटिक किंगडम, इसकी स्थापना कौन से शहर के अंदर करी गई है? तो एक्वाटिक किंगडम की स्थापना कुछ टाइम पहले बेंगलोर के रेलवे स्टेशन में करी गई। अब आपको पता है ये एक तरीके का एक्वेरियम है, ऐसा बना हुआ है, ऐसी इसकी आकृति है। आप इसके बीच में बैठ जाइए सीट डाल के और पूरा मरीन हैबिटेट का आप एक्सपीरियंस करिए यहाँ पर। तो ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि अगर आप बैंगलोर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, तो आपके प्लेटफॉर्म पे इसको लगा दिया जाएगा। आपकी ट्रेन लेट है तब तक आपका मनोरंजन होता रहेगा, टाइम पास होता रहेगा। समझ गए? तो आपको एक रिच फील कराने के लिए, बेहतर टाइम पास के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा एक्वाटिक किंगडम लॉन्च किया गया। और रेलवे मंत्रालय इस टाइम पे किसके पास है? तो रेलवे मंत्रालय है किसके पास? बताइए जल्दी से। अश्वनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्वनी वैष्णव, एक्स आईएएस ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, Amazon has launched its first डिजिटल केंद्र इन विच सिटी ऑफ इंडिया? Amazon के द्वारा अभी हाल ही में भारत का पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया गया है कौन से शहर में? इसको स्थापित किया गया है Amazon के द्वारा सूरत के अंदर। कहां पे? सूरत में। अब समझो ये जो डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है Amazon ने, इसका मेन मोटो क्या है? ये भारत के अंदर जो MSMEs हैं, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे लघु और सूक्ष्म उद्योग, उन सभी की हेल्प के लिए लॉन्च किया गया है। ये MSME को टेक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करेंगे, साथ में नॉलेज शेयर करेंगे, बिजनेस नॉलेज, और साथ में स्किल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। Amazon की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और इसके प्रेसिडेंट हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च? एक स्टूडेंट कह रहा है गुरुजी देख नहीं रहे हैं मैसेज। बेटा यहाँ मैसेजिंग करने थोड़ी आए हैं, दिन रात मैसेजिंग ही होती रहती, थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, थोड़ी देर तो पढ़ाई कर लो। यहाँ मैसेजिंग करने आए हैं क्या हम लोग? देखिए कच्छाधारी जी को, कच्छाधारी आंसर कर रहे हैं लगातार, आप भी आंसर करिए। अनिकेत चौरसिया हमारे साथ बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है? ओटीटी का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, वूट हो गया, ये सब आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो ये है केरल सरकार,
केरल सरकार अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है, ठीक है। और केरल सरकार ऐसा क्यों कर रही है? केरल सरकार का कहना है कि पिछले 1.5 साल में 15 से भी कम मूवीज लॉन्च करी गई हैं मलयालम फिल्म कल्चर की। तो केरल गवर्नमेंट जब इतनी फंडिंग कर रही है और उसके बाद भी मलयालम फिल्म कल्चर को अगर प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो उससे अच्छा है, केरल सरकार का कहना है, हम अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देंगे। हम इतनी फंडिंग इन सारे प्लेटफॉर्म्स को क्यों करेंगे? और जाहिर सी बात है, तो केरल सरकार इस साल नवंबर के महीने तक अपना खुद का ओटीटी लॉन्च करने जा रही है। और इसी के साथ केरल सरकार पहली ऐसी राज्य सरकार बन जाएगी जो कि अपना सेल्फ ओटीटी लॉन्च कर देगी। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड स्पर्श? स्पर्श का मतलब है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में स्पर्श नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ये डिफेंस मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब देखिए यहां पर इस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? ये एक तरीके का ऑटोमेटिक डिस्पर्स ऑफ डिफेंस पेंशन प्लान है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखिए अभी तक क्या होता था, जो भी डिफेंस से रिटायर होते हैं, ठीक है, उनकी पेंशन बन जाती है। अब पेंशन कभी किसी की लेट भी हो जाती है, क्योंकि होता क्या है कि अगर सर्वर गड़बड़ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, किसी ब्रांच का सर्वर गड़बड़ है या फिर किसी यूनिट से किसी की सैलरी अभी बन के नहीं आई है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से कभी कहीं ना कहीं हो सकता है कि पेंशन पहले आए या बाद में आए, ऐसा हो जाता है। कभी कितने दिन बाद आ रही, कभी कितने दिन बाद आ रही है। लेकिन अब क्या किया गया है, ये स्पर्श नाम का ऑटोमेटिक डिस्बर्स प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के तहत जैसे 1 तारीख को पेंशन जानी है, तो 1 तारीख को अपने आप एल्गोरिदम रन कर जाएगी, जितने लाख भी अकाउंट सिलेक्टेड होंगे और सब में जितनी जितनी भी पेंशन जाती होगी, ऑटोमेटिक पैसा सरकार के खजाने से कट जाएगा और सभी के अकाउंट में पहुंच जाएगा। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 बाय 1 मैनुअली पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा ऑटोमेटिक जितने भी एक्स रिटायरमेंट ऑफिसर हैं या फिर डिफेंस पर्सनल्स हैं, उन सभी के अकाउंट में पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? अभी हाल ही में मंत्रालय जब चेंज हुए हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के नए मंत्री कौन बनाए गए? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है पशुपति कुमार। क्या नाम है? पशुपति कुमार पारस। ही हैज बिकम द न्यू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? ये लोकसभा से मेंबर है और हाजीपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मिनिस्ट्री इन द यूनियन कैबिनेट ऑफ? ये कौन है भाई? सर आई एम वॉचिंग फर्स्ट टाइम यू टेक डेली क्लास एट व्हाट टाइम प्लीज इन्फॉर्म। सृष्टि यादव का कहना है ये मुझे पहली बार वॉच कर रही हैं। कहाँ थी आप? कहाँ थी? अगला क्वेश्चन है, विच इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मिनिस्ट्री इन द यूनियन कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक नया मंत्रालय लॉन्च किया गया है और इस मंत्रालय का नाम क्या है? तो रीशफलिंग के दौरान एक नया मंत्रालय लॉन्च किया गया है इस बार, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है, ये किसको दी गई है? अमित शाह को दी गई है। तो अमित शाह 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं। ये होम अफेयर्स मंत्रालय तो संभाल ही रहे थे, साथ में कॉपरेशन मंत्रालय भी अब संभालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने यह नया मंत्रालय बनाया किस वजह से है? कॉपरेशन का यहाँ पे मतलब क्या होगा? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। इसका मेन मोटो ये होगा कि पूरे भारत में व्यापार करने के लिए सरकार के द्वारा नॉर्म्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए यही मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ही नॉर्म्स बनाएगा और उसका पालन कराया जाएगा पूरे भारत भर में लोगों से। इसका मेन मोटो यह होगा कि व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो भारत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, जिससे कि भारत का एफडीआई बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर एफडीआई बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है भारत में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो मार्केट में मनी फ्लो रहेगा और उससे क्या होगा? भारत देश की इनकम भी बढ़ेगी। Who has become the new Director General of ऑल इंडिया रेडियो? अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए? जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है के वेणुधर रेड्डी। क्या नाम है? के
वेणुधर रेड्डी, यहाँ पर एन लिखा हुआ है लेकिन ये के वेणुधर रेड्डी है, ठीक है। और ये आईएएस ऑफिसर है 1988 बैच के। अब अगर ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में करी गई थी और 1957 से हम लोग इसको आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आकाशवाणी। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग हैज लॉन्च्ड विच ऑनलाइन लर्निंग कोर्स ऐप फॉर फिश फार्मर्स। अभी हाल ही में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा फिश फार्मर्स के लिए कौन सा ऑनलाइन लर्निंग कोर्स एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इस साल मत्स्य सेतु नाम का एक ऑनलाइन कोर्स ऐप लॉन्च किया गया है। अब देखिए क्यों लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन मछली उत्पादन करने वाले किसानों को बताएंगे कि आप किस तरीके से मछली का उत्पादन बढ़ा सकते हो। कम से कम पैसे में आप ज्यादा से ज्यादा मछली का उत्पादन कर सकते हो, ठीक है। और ये मंत्रालय किसके पास है इस टाइम पे? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है पुरुषोत्तम रूपाला के पास। किसके पास? पुरुषोत्तम रूपाला। और ये मंत्रालय इनसे पहले किसके पास था? गिरिराज सिंह के पास था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो अभी मैंने आपको बताया था, कैबिनेट रीशफल हुआ तो नए रेलवे मंत्रालय के मंत्री कौन बनाए गए? ये एक्स आईएएस ऑफिसर अश्वनी वैष्णव बनाए गए हैं, ठीक है। और इनके पास सिर्फ रेलवे मंत्रालय ही नहीं है, इसके अलावा इनके पास आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय भी है, साथ में कम्युनिकेशन मंत्रालय भी है। तो 3 मंत्रालय हैं इनके पास, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा रेलवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में भारत में अमेरिका की तरफ से नए राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? देखिए अगर राजदूत की बारी आए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका का राजदूत हमेशा रहता है। तो अमेरिका की तरफ से इस साल जे बिडेन की सरकार के द्वारा भारत में इनके नए राजदूत अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है एरिक गारसेती। क्या नाम है? एरिक गारसेती। और आपको पता है ये अमेरिका में लॉस एंजल्स का नाम सुना है? लॉस एंजल्स से मेयर भी रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, इनका परिचय आपको और देता हूं, ये अमेरिका की नेवी में इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में भी रह चुके हैं। बाकी आप लोगों को पता ही है कि जो राजदूत होते हैं, ज्यादातर एम्बेसडर होते हैं, वो कहीं ना कहीं डिफेंस में या फिर इंटेलिजेंस में सर्व कर ही चुके होते हैं, ज्यादातर उम्मीद ऐसी होती है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड पॉपुलेशन पॉलिसी बिल। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में प्रपोज किया गया पॉपुलेशन पॉलिसी बिल? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लॉन्च किया है। इसके तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है कि आने वाले टाइम में जैसे ही ये पास हो जाएगा यूपी के अंदर तो 2 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च हो जाएगी। मतलब अगर आप 2 बच्चे तक पैदा करते हो तो आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलेगी, इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। अगर आप एक ही बच्चा पैदा करते हो तो आपको ज्यादा सब्सिडी मिलेगी और इंसेंटिव्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करते हो तो फिर आप डिस इंसेंटिव्स के लिए भी तैयार रहिए, जैसे कि आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, ठीक है। और सुनने में ऐसा भी आ रहा था कि शायद सरकारी नौकरियों से भी उत्तर प्रदेश के अंदर वंचित किया जा सकता है। बट अभी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये बिल पूरे तरीके से कंफर्म हो जाने दीजिए, तब पता लगेगा, तब मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा पूरा प्रावधान है क्या। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट बहुत जल्दी 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने वाली है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। और चाइना में अभी हाल ही में इसी साल 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है, वहां पर 3 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, एक किताब लॉन्च करी गई है, इस किताब का नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह। ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को बलजीत कौर तुलसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? बलजीत कौर तुलसी। और जो पहली कॉपी है इस किताब की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी। तो फिलहाल आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। अनअकैडमी पर मेरा फाउंडेशन बैच के लिए आप वरुण 777 ये जो डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है इसको आप लगा के 15% तक डिस्काउंट और साथ में एक्स्ट्रा जो बेस्ट ऑफर चल रहे हैं इस टाइम पे वो अवेल कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नवंबर के महीने में मेरा स्टैटिक जीके का नया बैच आने वाला है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। 10 नवंबर के आसपास ये स्टार्ट होने वाला है। किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी तक के किसी भी एग्जाम के लिए ये स्टैटिक जीके का बैच कंप्लीट होगा आपके लिए, जिसमें मैं आपके नोट्स भी बनवाऊंगा, साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिलेगी पहली बार। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। आज की बात यहीं तक।